हाँ, तो आज किसके बारे में चर्चा है? आज है पुष्यमित्र शुंग के बारे में चर्चा। ठीक है, मिनंडर मिनांडर मिनांडर वर्सेस पुष्यमित्र शुंग। इसी के बीच में युद्ध है ना। हाँ, तो ये तीसरा युद्ध, छोटा मोटा युद्ध समझो, पुष्यमित्र शुंग वर्सेस मिनांडर। मिनांडर कौन था? तो एक सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। अब यवन किसे बोला गया है? तो बैक्टीरिया के शासक को यवन बोला गया है। बैक्टीरिया किसे बोला गया है? तो जो हमारे पश्चिमोत्तर भारत का इलाका है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये सब जो हो गया, और भी ईरान, इराक सब वाले हिस्सा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया कहते हैं। और उसे यूनानी बोला जाता है। भारत लोग उसे यवन बोलते हैं, भारतीय लोग उसे, मतलब भारत के हिस्सा में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके हिस्सा में यूनानी लोग आके बस गए, तो उसे हिंद यूनानी बोला गया है। उसे क्या बोला गया है? हिंद यूनानी। जैसे में कि सिकंदर जो था, इसने क्या किया था? टोटल कब्जा कर लिया था ना उस इलाके पे। पौरस के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था ना सिकंदर, तो उसके पहले वाले जो सारे राज थे तो सिकंदर के अंडर था। सिकंदर बनने के बाद वो सेल्यूकस निकेटर का हो गया, उसके बाद डियोडोटस आता है, ये सब बहुत सारे बंदे अलग अलग आते हैं। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध होता है मिनांडर। देख दो कि रिकॉर्डिंग होने के अंदर, तो सबसे प्रसिद्ध होता है मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर जो होता है वो कहाँ का होता है शासक? तो बैक्टीरिया का शासक होता है मिनांडर, जो सबसे प्रसिद्ध यवन होता है, क्योंकि वो और भी आगे उसका अधिकार जो था ना, ईरान, इराक, अफगानिस्तान से लेकर टोटल मथुरा तक, सिंध वाले, पंजाब वाले इलाके सारे पे कब्जे ले लिया था वो। जब मगध राज्य में, मगध का सम्राट जब था कौन? बृहदत्त। बृहदत्त कौन था? मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त था। और बृहदत्त था बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स, क्योंकि अशोक कलिंग के युद्ध जब हुआ था, अशोक ने कलिंग में तहलका मचाने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इतना वो कत्लेआम मचाया था ना कि उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, दिल पिघल जाता है देख के इतना। तो जब तक अशोक था किसी का हिम्मत नहीं हुआ इंडिया पे देखने का, अटैक करने का, लेकिन जब बौद्ध धर्म उसने अपना लिया तो उसके बाद उसके सारे पुश्ते बौद्ध धर्म ही अपनाएगा, बौद्ध धर्म अपनाना स्टार्ट हुआ। तो तब तक तो कोई कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे आक्रमणकारियों को न्यूज़ पहुंचा, यवनों को, विदेशियों को। हमेशा तो विदेशी लोग यही समझ के इंडिया पर अटैक करते आए हैं। तो न्यूज़ पहुंचा, न्यूज़ पहुंचने के बाद वो इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। अब गुप्तचर तो होते हैं ना कि राज्य, मतलब जो सबसे ताकतवर राज्य है मगध, वो कमज़ोर हो रहा है। तो उस समय बृहदत्त का शासन था 1825 के ईसा पूर्व के लगभग। अंतिम सम्राट मौर्य सम्राट था, मतलब वो लगभग 10 राजा बने हैं मौर्यों में। तो उसका एक ब्राह्मण सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। वो ब्राह्मण से ताकतवर थे, ब्राह्मण जाति के थे, ताकतवर थे। और मतलब पतंजलि के महाभाष्य से ये सब जानकारी मिलती है, और बाणभट्ट के हर्षचरित से भी ये सब जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग वंश के बारे में। और विदिशा के स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, ये सब से भी जानकारी मिलती है। किसके? पुष्यमित्र शुंग के बारे में, इस वंश के बारे में। तो क्या होता है कि 1885 नहीं, 185 ईस्वी में 18 मतलब ईस्वी नहीं, सॉरी BC, ईसा पूर्व में, यहाँ पे डैश मारो, ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में है। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, ये मैं शुंग वंश की डिटेल्स जानकारी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस ये युद्ध के बारे में खुद से नॉर्मल सी चर्चा है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो मैं इतिहास से पढ़ाऊँगा। अभी इतिहास की वीडियो में रुका हूँ क्योंकि अभी उतनी है नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, मैं इस सब के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो था ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त के सेनापति था, जो ब्राह्मण जाति के थे। 185 ईसा पूर्व में इन्होंने पहले समझाया बृहदत्त को कि बृहदत्त, अगल बगल के जो ईरानी है ना, अगल बगल के यूनानी विदेशी आक्रमणकारी इंडिया पर अटैक करने वाले हैं, और इंडिया को अटैक करने से फिर आपको कौन बचाएगा? आप तो युद्ध करा उतना जानते नहीं, क्योंकि आप तो बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स है, तो युद्ध जानते नहीं हो करना। आप मुझे आदेश दो, मैं संभालूंगा, आगे जाके अटैक करो फ्रंट लाइन पे सारे को। इसने आदेश नहीं दिया, बोला कि कोई भी हो, मैं बौद्ध धर्म पे चल रहा हूँ तो अहिंसा को फॉलो करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा। और जब राजा, आप ताकतवर राजा हो, हिंसा ही छोड़ दोगे तो अगल बगल के राज्य तो आपके घर में घुस के लूटेंगे ही, क्योंकि आप अमीर हो। तो ठीक है, इसने मना कर दिया। तो प्लान बनाया पुष्यमित्र शुंग, जब तक बृहदत्त रहेगा ये हमारा इंडिया लुटवा देगा। बृहदत्त रहेगा तो वो बौद्ध धर्म फॉलो करता है, बौद्ध धर्म में है हिंसा है तो युद्ध नहीं करेगा, तो विदेशी लोग आएगा, लूट के निकल जाएगा, या फिर हो सके तो खुद ही बस जाएगा इंडिया में। तो पुष्यमित्र शुंग को ये डर था, ठीक है, उसको डर था। तो उसने क्या किया कि इसे हटाना पड़ेगा गद्दी से। अब बृहदत्त ने मना कर दिया, बोला कि तू सेनापति है, चुपचाप रह और मुझे अपने धर्म को फॉलो करने दे, कोई आए अटैक करने दे, संभाल लेंगे। नहीं भी संभाल लेंगे, औकात ही नहीं संभालने का। पुष्यमित्र शुंग तो थे, ताकतवर योद्धा थे, वो सेनापति भी थे।
उन्होंने प्लान बनाया कि इसके घर में घुस के तो मार नहीं सकते विदत को, गद्दी से हटा नहीं सकते, प्लान बनाते। तो इसने एक प्रदर्शन का आयोजन करवाया, जैसे भी हो वहाँ पे से इन्वाइट किया गया विदत को, और वहाँ पे मौका देखते ही पुष्यमित्र शुंग ने इसका वध करके सारे, और सेनापति थे तो सेना तो इसके अंडर ही होगा, बैठ गए गद्दी पे, सेना इनके आदेश नहीं मानेगा, बैठ गए गद्दी पे, मगध के गद्दी पे पुष्यमित्र शुंग। अब मगध पे गद्दी पे बैठते ही मौर्य वंश का समाप्त हो गया और पुष्यमित्र वंश, अब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का नींव डाला। तो 1885 ईस्वी में, 1885 BC, कहीं कहीं 1887 मिलेगा, सॉरी 18 नहीं है ये, 185 BC या 187 BC भी कहीं मिलेगा। BC का मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 185 साल पहले, ठीक है, उल्टा चलती है गिनती। 1885 के बाद 1886, सॉरी 1800 में हमेशा बोल रहा हूँ, 185 के बाद 186 नहीं आएगा, 187 नहीं आएगा, ये उल्टी चलती है। 185 के बाद 184, 83, 82 ऐसे जाएगा 1 तक, ठीक है, तो ये उल्टी चलती है। तो 185 BC में शुंग वंश की नींव डाली, बृहदत्त को मार के शुंग वंश की नींव डाली किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। गद्दी पे बैठ गए, मगध की गद्दी पे, और पुष्यमित्र शुंग की स्थापना कर दी। मेन उस समय अयोध्या, पाटलिपुत्र, विदिशा, ये सब मेन उनके सिटी था, ठीक है, जहाँ पे इनका कब्जा था। तो पाटलिपुत्र को शायद इन्होंने राजधानी बनाया था। तो क्या हुआ कि फिर इनका एक बेटा था, पहले बेटा की बात छोड़ो, फिर उस समय मिनांडर इसके कुछ दिनों बाद, लगभग 36 साल ये राज किए थे। टोटल 185 से 149 BC तक टोटल इसका वंश रहा। 9 राजा बने थे इसमें, शुंग वंश में 9 राजा रहे थे। अंतिम राजा जो था वो देवभूति था, अंतिम राजा शुंग वंश का देवभूति था, जिसे इसके अमात्य ही, जैसे ये सेनापति था शुंग वंश का, बृहदत्त का, तो उसे मार दिया, वैसे ही इसके अंतिम शासक देवभूति को इसी के अमात्य, किसके अमात्य? देवभूति के अमात्य वासुदेव मार के निपटा देता है और खुद गद्दी बैठ जाता है। और वासुदेव ने कर्मवंश की नींव डालता है, वासुदेव जो था वो कर्मवंश की नींव डालता है 78 BC में, देवभूति को मार के, जो शुंग वंश का अंतिम सम्राट होता है, अंतिम महाराजा होता है। तो छोड़ो वो सवाल, 185 BC में शुंग वंश की नींव डाल दिया। अब सिंह नींव डाल दिया तो पुष्यमित्र शुंग काफ़ी ताकतवर उसमें बंदा था, सेनापति भी था, खुद की बाहुबली भी ताकत थी, और युद्ध करने में निपुण, और एक नंबर का भयंकर कट्टर ब्राह्मण थे वो, और भयंकर खतरनाक थे, ठीक है। तो इस समय एक तरफ से पश्चिमी देश से फैला रहा था राज मिनांडर, जो सबसे प्रसिद्ध यवन था मिनांडर। भारत में यवन बोला गया है, यूनानियों को यवन बोला गया, यवन, ठीक है। भाई साहब भारत नाम चेंज करने में एक्सपर्ट है, हर एक चीज़ का नाम चेंज कर देता है, जो भी उसे बोलने में ईजी लगता है भारतीय लोग ने, तो यवन नाम रख दिया, ठीक है। और वहाँ के औरतों को या महिलाओं को यवनी बोला गया, भारतीय लोग ने बोला यवनी, तो वहाँ के लोगों को यवन बोलते हैं। और बैक्टीरिया या हिंदू यूनानी किसे बोलते हैं? तो जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के एरिया पे यूनान लोग आके बस गए, राज कर रहे हैं, उसे हम हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया के शासक बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया कि हिंदू यूनानी किसे बोलते हैं? यूनान के लोग भारतीय उपमहाद्वीप के इलाके में आके बस गए हैं, तो उसे हिंदू यूनानी बोला गया है। और वहीं के सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था, जो अटैक करा था, उसमें मथुरा को कब्जा कर लिया, मथुरा कब्जा करने के बाद सिंध के कब्जा कर लिया, सिंध के कब्जा करने के बाद पंजाब की तरफ घुस गया। पुष्यमित्र शुंग को ये गुस्सा आ गया, इसने अटैक करवाया तो खुद पहले गया, और ये दोनों में युद्ध होता है, मिनांडर और इसके बीच में युद्ध होता है। तो कौन जीतेगा? पुष्यमित्र शुंग, यही मैं बोल दिया। और ये कब लगभग युद्ध होती है तो कोई लगभग डेट कहीं फिक्स लिखा नहीं गया है, लेकिन 185 BC से 149 BC पूर्व के बीच में ही ये युद्ध होती है, ठीक है। तो 185 ईसा पूर्व में तो ये गद्दी बैठ गए, इसके लगभग 1-2 साल मान लो, 1-2 साल के बाद ही ये 2 साल या 3 साल जो भी मानो, इसके बाद युद्ध होती है। तो 149 ईसा पूर्व से लेके इसके बीच में युद्ध होती है, कोई फिक्स डेट कहीं पे नहीं है, इसलिए डेट कहीं बताया नहीं गया होगा राइट कहीं पे, ठीक है। तो 185 BC से लेके 149 BC के बीच में देख लेना ये युद्ध, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग वर्सेस मिनांडर होता है, पुष्यमित्र शुंग की जीत होती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग बहुत डेंजर था और कट्टर ब्राह्मण था, और इसने बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध से बहुत नफरत करता था, बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध भिक्षुओं को बोला जाता है कि इसने हर एक बौद्ध भिक्षु पे 100 दिनार रख दिया था, कि जो भी मार के लाएगा गला उसका बौद्ध भिक्षु का, उसे 100 दिनार मिलेगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसके पुत्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र भी षड्यंत्रकारी था, अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचता था। इसके पौत्र अग्निमित्र का बेटा और पुष्यमित्र शुंग का पोता वसुमित्र, ये अच्छा ताकतवर योद्धा था। वसुमित्र अपने दादा के प्रति, बाबा जी के प्रति बहुत ही वो था और ताकतवर योद्धा था। अश्वमेध यज्ञ कराया ना, जब इसने पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो उसका जिम्मेदारी वासुमित्र को ही दिया था, अग्निमित्र को नहीं दिया, वासुमित्र को दिया कि जा तू संभालना, जहाँ भी अश्वमेध यज्ञ करवाए निपटा देना उसे, युद्ध लड़ना उसे। तो शायद विदेशी लोग ने उस समय भी पकड़ लिया था इसका घोड़ा, पुष्यमित्र शुंग का घोड़ा पकड़ लिया अश्वमेध यज्ञ वाले।
तो उसका जिम्मेदारी किसे दिया गया था? वसुमित्र को, जो उनके पौत्र थे पुष्यमित्र के। अब पकड़ लिया तो युद्ध तो होगा, लेकिन वसुमित्र भी अपने बाबा जैसा ताकतवर योद्धा था। यवनों ने शायद पकड़ लिया था अश्वमेध का घोड़ा, तो युद्ध किया वसुमित्र ने और जीत के आया यवनों से। मिनांडर को तो पुष्यमित्र शुंग हरा देता है। उसके बाद भी यवन लोग वसुमित्र के जो दो अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अश्वमेध यज्ञ के मतलब ये होता है कि एक यज्ञ होगा, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा जिस राज्य से पार हो गया वो राज्य उसका। अगर कोई बंदा युद्ध करना चाहता है इस राज्य के, घोड़ा पे लिखा रहेगा मगध राज्य का घोड़ा, ऐसा लिखा रहता है मगध। अगर पकड़ लिया, मगध से युद्ध करना चाहते हैं तो घोड़ा का पकड़ लो, आपका युद्ध होगा, उसके साथ में परिणाम होगा फिर। तो वैसे ही यवनों ने पकड़ लेता है इसके घोड़ा, यवन जो यूनानी लोग थे, और वसुमित्र फिर से युद्ध कर लड़ता है, वसुमित्र जीत जाता है। ठीक है, तो ये युद्ध खत्म हो जाती है और मिनांडर वर्सेस पुष्यमित्र शुंग भी होता है, तो पुष्यमित्र शुंग ही जीतता है। फिर इसके अंतिम वंश जो थे, इसमें लगभग 9 राजा हुए हैं, 9 वंश हुए हैं। तो अंतिम वंश जो था वो कौन था? देवभूति। देवभूति था। तो इसे किसने मार दिया? इसे मार दिया इसी के अमात्य कौन? वासुदेव ने, लगभग 78 BC में, और कनवंश की नींव डाला वहाँ पे, कनवंश की स्थापना कर दिया। तो ये पुष्यमित्र शुंग वंश खत्म हो गया, पुष्यमित्र शुंग वंश मिनांडर खत्म हो गया युद्ध। मिनांडर जो है ना, उसके बाद फिर क्या करता है कि ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स बन जाता है। किससे बात विवाद करने पर इसे भारत में मिलिंद बोला गया है। इसके नाम से एक बुक है मिलिंद पन्हो, मतलब मिलिंद मतलब मिनांडर और नागसेन का तर्क वितर्क है उसमें, मतलब ये इसका क्वेश्चन है और नागसेन का उत्तर है बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोनों का जो क्वेश्चन आंसर को मिक्स कर दिया, जैसे कृष्ण और अर्जुन के क्वेश्चन आंसर को मिक्स करके गीता बना दिया गया है, वैसे मिनांडर और नागसेन के क्वेश्चन आंसर को मिला करके मिलिंद पन्हो नाम की एक बुक बना दिया गया, जो बौद्ध ग्रंथ में आती है, मिलिंद पन्हो। और उसी के बाद सारा उत्तर जब मिनांडर को मिल जाता है तो ये भी बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स बन जाता है, मिनांडर भी। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था और ताकतवर भी और प्रतापी भी था। तो नागसेन से इसकी चर्चा होती है, नागसेन से इसकी मुलाकात होती है, नागसेन इसके बौद्ध धर्म गुरु है, तो उनसे बात होती है, ये क्वेश्चन करता है सारे परेशानी के बारे में। नागसेन अपना अच्छा से उत्तर देते हैं, क्योंकि नागसेन ऑलरेडी बौद्ध के फॉलोअर्स थे, वो बौद्ध गुरु इनके कहलाते हैं। तो इनका क्वेश्चन और नागसेन का उत्तर एक बुक में संग्रह किया गया, उसे मिलिंद पन्हो बोला गया है, याद रखना, मिलिंद पन्हो। दोनों का क्वेश्चन आंसर को मिलिंद पन्हो। मैं ये सब हिस्ट्री में डिटेल्स में बताऊँगा, अभी ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मिलिंद पन्हो में दोनों की चर्चा है, और मिनांडर भी फिर बौद्ध फॉलोअर्स बन जाता है, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स बन जाता है, अहिंसा त्याग देता है इसे ये भी। ठीक है, तो समझ गए ना कि मिनांडर वर्सेस पुष्यमित्र शुंग होता है, तो पुष्यमित्र ही शुंग जीतेगा, भी बहुत ताकतवर योद्धा ये भी होता है, सेनापति होता है ऑलरेडी मगध वंश का। तो 1885 BC में शुंग वंश की नींव डाली, समझ गए हो। देवभूति अंतिम शासक था, अमात्य वासुदेव, इसका अमात्य जो होता है वासुदेव, वो इसे मार करके 78 BC में गद्दी में बैठ के कनवंश की नींव डाल देता है। मिलिंद का क्वेश्चन और नागसेन का उत्तर दोनों एक बुक में संग्रह किया गया, उसे मिलिंद पन्हो बोला गया है। और मिनांडर भारत में आके बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लेता है, बन जाता है। बहुत सारे विदेशी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो भी गुरु होते हैं ना, सारे इतना अच्छा से उत्तर देते हैं ना सारे को, कि सारे लोग बौद्ध धर्म का फैन बन जाता है, अपने अपने उत्तर पा के संतुष्ट हो जाता है, तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स बन जाता है। ठीक है, और अहिंसा को त्यागना ही होता है बौद्ध धर्म में, अच्छे व्यक्ति बनना पड़ता है। तो मिलिंद पन्हो ये बुक का नाम था। तो बस यही था। वासुमित्र भी सुंदर तगड़ा था। ये जब पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ करवाता है ना दूसरा, तो वासुमित्र को अपना देता है कि जा तू देखना जो बंदा लड़े। उसका अपने पौध पर ज़्यादा भरोसा था कि मेरा पौध किसी को भी संभाल लेगा वासुमित्र, और सही में संभाल लेता है सबको। जब युद्ध होता है ना, यवनों ने जब अश्वमेध को पकड़ लेता है तो युद्ध होता है, जीत के आता है ये वासुमित्र। तो ये शुंग वंश की छोटी जानकारी थी, छोटी क्या ही समझो, इतनी ही जानकारी है, मेन जो है। वैसे तो और भी है, भरत स्तूप का निर्माण करवाता है पुष्यमित्र शुंग नहीं, लेकिन कहीं लिखा गया कि भरत स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, तो लिखा गया कि भरत स्तूप का इसने निर्माण करवाया। फिर कहीं लिखा जाता है कि अशोक के बहुत सारे स्तूप को इसने नष्ट करवा दिया, बौद्ध बिच्छुओं पे 100 दिनार का, बौद्ध बिच्छुओं के सिर पे 100 दिनार का ये इनाम रख दिया था कि जो भी मार के लाएगा उसे 100 इनाम मिलेगा। ठीक है, तो ये कट्टर ब्राह्मण जाति के थे, विश्वामित्र शुंग थे। पतंजलि इसके दोस्त थे, और एक वो थे पतंजलि जो महाभाष्य की रचना की है, पतंजलि ने महाभाष्य से ही जानकारी मिलती है पुष्यमित्र के बारे में, और बाणभट्ट के हर्षचरित्र के बारे में मिलती है। तो और भी इसमें क्या जानकारी मैं दूँ, सारी जानकारी तो दे दिया हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। पुष्यमित्र शुंग बस मिनांडर होता है, मिनांडर भी सबसे प्रतापी राजा होता है यवनों में, और इस पुष्यमित्र शुंग युद्ध लड़ता है। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि मिनांडर जो था ना, ये भारत को अटैक करते आ रहा था, और उस समय अटैक इसलिए करते आ रहा था क्योंकि मगध पे जो वंश का शासन था वो मौर्य वंश का शासन था। अंतिम राजा बृहद था जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स था, अहिंसा को त्याग रहा था, युद्ध नहीं करना चाहता था। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग होते हैं, उनको डर लगता है कि ये मिनांडर जो है ये भारत को हड़प लेगा धीरे धीरे, अगर मेरा राजा बृहद जो है वो युद्ध नहीं करेगा तो इसी कारण उसे
हटा करके मार के खुद गद्दी पे बैठते हैं और युद्ध करके यवनों को रोक देते हैं, पुष्यमित्र शुंग। नहीं तो फिर उस समय ही इंडिया कब्जा हो जाता अब यवनों का, यूनानियों का। तो ये युद्ध का मेन कारण था। जीत किसकी होती है? तो पुष्यमित्र शुंग की होती है। अभी भारत का इतिहास तो बहुत दबाया गया, अभी तो एक से एक योद्धा आने वाले हैं भारत में, अभी तो बताऊंगा। अभी तो एक से एक योद्धा और एक से एक महारथी आएंगे अभी इंडिया में। अभी तो चीन की युद्ध तक बताऊंगा, 1999 के कारगिल युद्ध तक बताऊंगा किसकी कौन विजय होता है, कौन ताकतवर है। 1999 कारगिल युद्ध तक, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ है? उसके बाद तो फिलहाल ऐसी तगड़ी युद्ध हुई नहीं है इंडिया के साथ। 1971 वाले के बाद तो फिर 1999 की लाश होती है, तो वहाँ तक मैं बताऊँगा। फिर वर्ल्ड वार भी चलेगा, वर्ल्ड वार सेकेंड थर्ड, ये सारे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। बस क्यों हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही बताएंगे। ठीक है, तो बस आज की इतनी है, सारे की जानकारी मिल गई होगी। विनंडर से पुष्यमित्र शुंग बीच हुआ, कब हुआ था? 1885 से 149 बीस के ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, कोई फिक्स डेट नहीं है। पुष्यमित्र शुंग की विजय होती है। पुष्यमित्र 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। अश्वमेध यज्ञ के मतलब कि सारे को बता दिया था मैं वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता जब मैं पढ़ाया था तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता दिया हूँ। घोड़ा का दौरा जाता है एक यज्ञ करके, वो घोड़ा पर लिखा रहेगा जिस राज का घोड़ा रहेगा, जो राज्य वो घोड़ा पार कर गया वो राज्य इस राज्य के अंडर आता है जिसका घोड़ा है। अगर जो पकड़ लिया वो युद्ध करेगा इस राज्य से जिसका घोड़ा है, उसे युद्ध करेगा। तो यवनों पकड़ता है तो वासुमित्र जाता है जो इसका पौत्र होता है पुष्यमित्र शुंग का। सर्डियस तो बता दिया, अग्निमित्र इसका बेटा होता है जो कि एक षड्यंत्रकारी होता है, अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचता है बार बार कि मैं गद्दे बैठूंगा। बस इतना ही तो। अंतिम वंश को वासुदेव मारता है जो कि देवभूति का ही वो होता है, अमात्य होता है। और मिलिंद पुनः में तो सारा चर्चा हो गया, बार बार मैं कितना रिपीट करूं। तो बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट युद्ध के साथ। ठीक है, बाय।